ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। सावधान, आगे बहुत डर है। ठंड की वह रात अभी भी मेरी रूह में कुछ इस तरह जमी हुई है, जैसे किसी ने बर्फ की एक शिवपेटिका में मुझे जिंदा दफन कर दिया हो। हवा नहीं, बल्कि जमी हुई सनसनाहट थी, जो शहर के सबसे पुराने इलाके की दो सुनसान गलियों से गुजरते हुए मेरे कोट के कपड़ों को भेदती हुई अंदर तक चुभ रही थी। मेरी कार का इंजन एक अजीब सी खामोशी के साथ बंद हुआ, मानो उसने भी इस जगह की बददुआ को महसूस कर लिया हो। सामने खड़ा वह पुराना हवेली नुमा मकान, जिसके बारे में शहर के बुजुर्ग आज भी फुसफुसाते हैं, अपनी उदास टूटी फूटी बालकनी से मुझे देख रहा था, जैसे कोई बूढ़ा शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। यहां आने का मेरा एक ही मकसद था, प्रिया। प्रिया, जिसके प्यार ने मेरी दुनिया को इतना रोशन कर दिया था कि मैं इस अंधेरी डरावनी जगह की सच्चाई से भी नहीं डरा। प्रिया, जो इसी मकान के ऊपर वाले कमरे में अपनी दादी के साथ रहती थी और जिसने पिछले हफ्ते अचानक गायब होने से पहले मुझे एक अजीब सा डरा हुआ सा मैसेज भेजा था, आदित्य, वह मुझे मार डालेगा। वह यही है, इसी घर में छुपा हुआ है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पुलिस ने तो सारे जंगल छान मारे थे, लेकिन इस घर की तरफ किसी ने देखा तक नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि यह घर अपने आप में एक डरावनी दास्तान था। 50 साल पहले इसी घर में एक जुनूनी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और फिर खुद को गोली मार ली थी। कहते हैं उसका भूत आज भी यहाँ भटकता है, लेकिन मैं भूतों से नहीं, इंसानों से डरता हूँ। और प्रिया के मैसेज ने मुझे यही खींच लाया था। मैंने अपना टॉर्च जलाया और उस भारी जंग लगे फाटक को धक्का दिया। वह एक लंबी कराहती हुई आवाज के साथ खुला, मानो किसी ने एक पुरानी कब्र को खोल दिया हो। अंदर का बरामदा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। हवा में सड़े हुए लकड़ी और किसी अज्ञात मीठी सी गंध का मिश्रण था, जो मतली लाने वाला था। टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए एक लंबा सा कॉरिडोर दिखाया, जिसके अंत में एक सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। प्रिया का कमरा ऊपर ही था। मेरे कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी, जो बहुत ज्यादा भारी और खतरनाक लग रहा था। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखता तो सिर्फ घना अंधेरा दिखता। तभी ऊपर से एक आवाज आई, एक हल्की सी सिसकी। मेरा दिल एक जोरदार धड़ाके के साथ धड़का। यह प्रिया की आवाज थी। मैं 2-3 पायदान एक साथ पार करता हुआ ऊपर पहुंचा। ऊपर का कॉरिडोर और भी सनकरा और डरावना था। सिसकने की आवाज सामने वाले दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वह प्रिया का कमरा था। प्रिया, मैंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए फुसफुसाया, प्रिया, तुम हो वहां। सिसकना बंद हो गया। एक पल की पूरी खामोशी के बाद एक कपकपाती हुई डरी हुई आवाज में जवाब आया, आदित्य, तुम हो। यह सुनकर मेरी सांसों में एक रुकावट सी आ गई। वह जिंदा थी। हाँ प्रिया, मैं हूं। दरवाजा खोलो। अंदर से ताला खुलने की आवाज आए और दरवाजा धीरे से खुला। टॉर्च की रोशनी में प्रिया का चेहरा दिखा। वह बहुत ज्यादा डरी हुई और पीली पड़ी हुई लग रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे और आंखों में एक गहरा अथाह डर था। उसने मुझे देखते ही मेरे गले से लिपट गई, जैसे डूबता हुआ इंसान किसी लकड़ी को पकड़ ले। ओह आदित्य, तुम आ गए, मैंने सोचा। वह फफक कर रोने लगी। शांत हो जाओ, मैंने उसे थपथपाते हुए कहा, मैं यहाँ हूं। अब कोई डर नहीं है। तुम्हारी दादी कहाँ है? दादी तो 2 दिन पहले अपने गांव गई हुई है, उसने हिचकियां भरते हुए कहा। आदित्य, वह आदमी, वह यही है, इसी घर में कहीं छुपा है। वह मुझे मारना चाहता है। कौन है वह? तुमने उसे देखा है? मैंने पूछा, अपनी नजरें कॉरिडोर के अंधेरे में घुमाते हुए। नहीं, पूरी तरह से नहीं, उसने कहा, लेकिन मैंने उसे देखा है। रात में, खिड़की के बाहर। वह सिर्फ मुस्कुरा रहा था। और फिर आवाजें आती हैं, रोने की आवाजें। वह औरत की आवाजें, वही औरत जिसे उसकी आवाज दब गई। मैंने उसे कमरे के अंदर ले जाकर एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठाया। कमरा बहुत साधारण सा था, लेकिन हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। बिस्तर बिखरा हुआ था, मानो कोई उसमें जल्दबाजी में उठा हो। तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैंने पूछा। मेरा फोन? उसने मेरा फोन तोड़ दिया है, उसने कहा, लाइनें भी कटी हुई हैं। मैं घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। आदित्य, मैं बहुत डर गई हूं।
मैंने उसे चुप कराया और अपना फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं था। यहाँ का अंधेरा और एकांत अचानक और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाता हूँ, मैंने कहा, उसका हाथ थामा। लेकिन जैसे ही हम कॉरिडोर में निकले, नीचे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। प्रिया ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। वह यही है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर घुमाई। कॉरिडोर का अंत अंधकार में था। कोई नहीं है, मैंने कहा, खुद को हिम्मत देते हुए। चलो, जल्दी से नीचे चलते हैं। हम धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरे। नीचे का बरामदा वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, लेकिन अब वहां एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे जम गई थी। तभी पीछे से एक दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की सीढ़ियों का दरवाजा बंद हो चुका था। यह मैंने कहना शुरू किया ही था कि प्रिया ने मेरा हाथ जोर से दबोचा। देखो, उसने एक कपकपाती उंगली से आगे की ओर इशारा किया। टॉर्च की रोशनी के छोर पर एक छाया तेजी से गुजरी। एक इंसानी आकृति की छाया। और फिर एक कमरे के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आई। यह आवाज बहुत दर्दनाक और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई मजाक नहीं था। यहाँ वाकई कोई और था। हमें यहाँ से निकलना है, मैंने प्रिया से कहा और उसे खींचते हुए मुख्य दरवाजे की ओर भागा। लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। जिस तरह से मैंने उसे खुला छोड़ा था, वह अब अंदर से बंद था, जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। मैंने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। नहीं, प्रिया चीखी, अब हम फंस गए हैं। उसके आंसू फिर से बहने लगे। मैंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पीछे की तरफ शायद कोई दरवाजा हो। इधर आओ, मैंने कहा और उसे साथ लेकर कॉरिडोर के दूसरे छोर की ओर बढ़ा, जहां से वह रोने की आवाज आ रही थी। आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाया। यह बंद नहीं था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का कमरा एक पुराने स्टडी रूम जैसा लग रहा था। किताबों की अलमारियां, एक बड़ी सी मेज और उस पर एक पुराना केरोसिन लैंप जल रहा था। लैंप की रोशनी में एक औरत एक कुर्सी पर पीठ करके बैठी हुई थी। उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वह रो रही हो। प्रिया ने मेरे पीछे छिपते हुए मेरी शर्ट पकड़ ली। हेलो, मैंने आवाज दी, आप ठीक है? रोना बंद हो गया। औरत ने धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वह मुड़ रही थी, मेरा दिल धड़कनों की एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गया जिसका कोई अंत नहीं था। वह बूढ़ी औरत थी, प्रिया की दादी, लेकिन उनका चेहरा, वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसुओं से नहीं, बल्कि एक अजीब सी लालिमा से। और उनके होंठ एक ऐसी मुस्कान से खींचे हुए थे जो बिल्कुल भी उनके चेहरे पर शोभा नहीं दे रही थी। यह मुस्कान दर्दनाक, विकृत और खतरनाक थी। प्रिया बेटा, उन्होंने एक फिसलन भरी, डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा था। प्रिया हैरानी से उन्हें देख रही थी। दादी, आप यहाँ? आप तो गांव गई हुई थी। नहीं बेटा, दादी ने कहा। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं तो यही थी, हमेशा से यही थी। उसका इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार? मैंने पूछा, एक अजीब सी आहट महसूस करते हुए। दादी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मेज की ओर इशारा किया। मेज पर एक पुराना अखबार पड़ा हुआ था। उसके फ्रंट पेज पर एक तस्वीर थी, एक जवान लड़के की, जो बहुत खुश दिख रहा था। हेडलाइन थी, युवक ने प्रेमिका और खुद को गोली मारकर किया आत्महत्या। उसका, दादी ने कहा। उनकी आवाज अचानक बदल गई, गहरी और पुरुषों जैसी हो गई। राजन का। मेरे राजन का। मेरी सांसें अटक गईं। राजन, वही लड़का जिसने 50 साल पहले खुदकुशी की थी। तुम कौन हो? मैंने पीछे हटते हुए पूछा। दादी का शरीर एक अजीब झटके के साथ हिला। उनकी आंखों की लालिमा और तेज हो गई। मैं वही हूँ जिसे इस घर ने निगल लिया है। मैं वह प्यार हूँ जो पागलपन में बदल गया। मैं वह भूत हूँ जो कभी मरा ही नहीं। उन्होंने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और प्रिया की कलाई पकड़ ली। प्रिया चीखी। और ये, दादी ने कहा। उनकी आवाज फिसलन भरी और खतरनाक थी। यह मेरी नई प्रेमिका है, मेरी नई मंजिल। राजन ने गलती की थी। उसने खुद को मार लिया। लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा।
इस बार हम साथ साथ हमेशा के लिए रहेंगे इसी घर में। मैंने प्रिया को खींचने की कोशिश की, लेकिन दादी की पकड़ बहुत मजबूत थी, जो किसी बूढ़ी औरत के बस की बात नहीं लग रही थी। ये किसी दैवीय शक्ति की तरह लग रही थी। छोड़ो उसे, मैं चिल्लाया। दादी ने मेरी तरफ देखा और एक ऐसी हंसी हंसी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की सिल्लियां घोल गई। तुम सिर्फ एक रास्ता रोको, एक ऐसा रास्ता जिसे हटाना जरूरी है। उन्होंने अपना दूसरा हाथ उठाया। उनके हाथ में एक पुरानी जंग लगी छुरी चमक रही थी। मैंने तेजी से प्रिया को अपनी ओर खींचा और दादी के हाथ पर जोर से प्रहार किया। छुरी जमीन पर गिर गई। दादी एक जानवर की तरह गुर्राए। उनका चेहरा विकृत हो गया, आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। भागो, मैंने प्रिया से कहा और उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर भेजा। मैंने दादी को रोकने के लिए मेज को उनके ओर धकेल दिया। वह गिर गई, लेकिन एक अमानवीय चीख के साथ तुरंत उठ खड़ी हुई। उनकी चाल अब और भी डरावनी और रेंगने वाली थी। मैं कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया सामने कॉरिडोर में खड़ी कांप रही थी। उसे कुछ हो गया है। वह रोई। वह तुम्हारी दादी नहीं रही, मैंने कहा, उसका हाथ पकड़ा। हमें अभी निकलना होगा। पीछे का रास्ता ढूंढो। हम कॉरिडोर के अंत में पहुंचे, जहां एक और दरवाजा था। यह अंदर से बंद था, लेकिन ताला लगा हुआ नहीं था। मैंने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। पीछे की ओर एक छोटा सा बरामदा और फिर खुला आंगन दिखाई दिया। आंगन की दीवार कम थी, जिसे आसानी से पार किया जा सकता था। चलो, बस यही रास्ता है, मैंने कहा। लेकिन तभी पीछे से दरवाजे के टूटने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दादी, या वह जो कुछ भी थी, दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आ रही थी। उनके हाथ में फिर से वही छुरी थी। तुम कहीं नहीं जा सकते, वह गुर्राई, तुम सब यहीं के होकर रह जाओगे, हमेशा के लिए। हमने आंगन की ओर भागना शुरू किया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जमीन फिसलन भरी हो रही थी। मैंने प्रिया को दीवार की ओर धकेला। जल्दी करो, ऊपर चढ़ो। प्रिया ने कोशिश की, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, तभी पीछे से एक हाथ ने मेरे कोट को खींचा। मैं पीछे मुड़ा। दादी मेरे सामने खड़ी थी। उनका चेहरा बारिश में और भी डरावना लग रहा था। उन्होंने छुरी को मेरी ओर बढ़ाया। मैंने अपना हाथ आगे किया और उनकी कलाई पकड़ ली। उनकी ताकत अविश्वसनीय थी। छुरी धीरे धीरे मेरी छाती की ओर बढ़ रही थी। आदित्य, प्रिया चीखी। मैंने अपना सारा जोर लगाया और दादी को धक्का दे दिया। वह फिसलकर गिर गईं, लेकिन छुरी उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। प्रिया, भागो, मैं चिल्लाया। प्रिया ने आखिरकार दीवार पार कर ली थी। मैंने भी उसके पीछे कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडा पतला हाथ मेरे टखने को जकड़कर खींच रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दादी जमीन पर रेंगती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उनकी आंखों में एक पागलपन और हताशा थी। तुम नहीं जा सकते, वह फुसफुसाई, तुम्हें यहीं रहना होगा, हमारे साथ रहना होगा। मैंने अपना पैर झटकने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ लोहे जैसी थी। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर पड़ी हुई छुरी पर पड़ी। एक जोरदार झटके से मैंने अपना पैर छुड़ाया और छुरी की ओर लुढ़क गया। मैंने उसे उठा लिया और पीछे मुड़ा। दादी अब खड़ी हो चुकी थी। उनका शरीर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था। वह मेरी ओर बढ़ रही थी। रुक जाओ, मैंने चिल्लाया, छुरी आगे बढ़ाते हुए। लेकिन वह नहीं रुकी। वह सीधे छुरी की ओर बढ़ती रही। एक घुटने की आवाज के साथ छुरी उनके सीने में घुस गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। दादी ने मेरी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अब गुस्सा या पागलपन नहीं था। उनमें एक अजीब सी राहत थी, एक शांति। उनके होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। धन्यवाद, वो फुसफुसाए और फिर जमीन पर गिर पड़ी। मैं वहां खड़ा कांप रहा था, छुरी अभी भी मेरे हाथ में थी। बारिश उनके शरीर पर बह रही थी और खून का एक लाल रंग पानी में फैल रहा था। आदित्य, प्रिया की आवाज सुनाई दी। आदित्य, तुम ठीक हो? मैंने खुद को संभाला। मैंने दीवार पर चढ़कर उसे पार किया और बाहर सड़क पर कूद गया। प्रिया ने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों बारिश में भीगते हुए, कांपते हुए खड़े थे। चलो चलो यहां से, मैंने कहा। हम भागते हुए मेरी कार तक पहुंचे और अंदर जाते ही मैंने इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही कार सड़क पर भागी, मैंने पीछे की ओर देखा। वह पुराना मकान अंधेरे में खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन फिर एक बालकनी में मैंने एक छाया देखी।
एक लंबे पतले आदमी की छाया जो हाथ हिला रहा था जैसे अलविदा कह रहा हो, और उसके बगल में एक बूढ़ी औरत की छाया खड़ी थी। मैंने आगे देखा और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। अगले दिन हमने पुलिस को सब कुछ बताया। वे उस घर में गए। उन्हें दादी का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत लगभग 2 दिन पहले ही हो गई थी। उनके शरीर पर छुरी का कोई घाव नहीं था, सिवाय एक पुराने सूखे घाव के जो 50 साल पुराना था, छाती पर ठीक उसी जगह जहां राजन ने खुद को गोली मारी थी। पुलिस ने माना कि शायद दादी की मौत नेचुरल कॉजेज से हुई और हमें कोई हेलुसिनेशन हुआ होगा। लेकिन मैं और प्रिया जानते हैं कि वह सच था। वह घर सच में भूतहा था, और वहां का भूत सिर्फ मरा हुआ नहीं था, वह प्यार करता था। एक ऐसा प्यार जो मौत से भी ज्यादा मजबूत था। एक ऐसा प्यार जो हमेशा जिंदा रहना चाहता था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज भी कभी कभी रात में जब बारिश होती है, मुझे लगता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, और मैं जानता हूं कि राजन और दादी को शांति नहीं मिली है। वे अभी भी किसी नए साथी की तलाश में हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनके पागलपन भरे प्यार में फंस जाए, हमेशा के लिए।